तो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं दोबारा से इडियम्स एंड फ्रेजेस को समझा देता हूं कि इडियम्स एंड फ्रेजेस जो इनका लिटरल मीनिंग होता है बेसिकली वो इनका मीनिंग नहीं होता। इनका मीनिंग एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग तैयार किया जाता है, ठीक है ना। तो जैसा अब मैंने समझाया तो इस बात को और ढंग से समझाता हूं एग्जाम्पल देकर, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो हमारे पास ये हमारा पहला एग्जाम्पल है जो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन के अंदर पूछा गया कि मेरा बेसिकली कोई भी एग्जाम्पल होता है, मैं कभी भी कोई भी क्लास लेता हूं, मैं वो एग्जाम्पल्स नहीं देता जो मतलब मेरे मन में आ रहे हैं, मैं वो एग्जाम्पल्स नहीं देता जो किसी बुक में लिखा हुआ है, मैं एग्जाम्पल्स वो देता हूं जो प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी आ चुका है, ताकि हम प्रैक्टिकली चीजों को फेस कर पाए कि जो प्रीवियस ईयर में अगर दिया हुआ है तो उस टाइप का अगर एग्जाम में आ रहा है तो उसी तरीके की तैयारी हो। भाई जितना वो मजबूत दुश्मन होगा वैसे ही तो तैयारी करनी पड़ेगी। तो हमें पता होना चाहिए कि हम जिस एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं उस एग्जाम को उसका पैटर्न क्या है, उसका सिलेबस क्या है, उसको कैसे क्रैक करना है, सारी चीजों का पता होना चाहिए, तब जाके प्रिपरेशन होती है। तो हाँ जी, मैं जानना चाहूंगा कि आपका आंसर कि इसका आंसर क्या है। हाँ जी देखें, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। तो चलो अब मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। नाउ आई जस्ट एक्सप्लेन यू। देखें बेटा, इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो इस वर्ड का मीनिंग देखें। पहले इस वर्ड के मीनिंग को हम अंडरस्टैंड करते हैं कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है। तो देखें, अगोग, अगोग का मीनिंग क्या है? हाँ, रामफल। हाँ जी बेटा, देखें इस वर्ड का मीनिंग क्या है। इस वर्ड का जो मीनिंग होता है ना, दैट इज क्यूरियस। इसका मीनिंग क्या होता है? क्यूरियस, जिसे हम जिज्ञासु कह सकते हैं या इनक्विजिटिव। इनक्विजिटिव, देखो छोटी सी बात बताता हूं वोकैबुलरी की। जैसे हम किसी चीज को कहते हैं टेस्टी, हमने कुछ खाया, हमने कहा यार टेस्टी, तो किसी को लगा टेस्टी, हाँ ठीक है, मतलब ठीक है, मजा आ रहा है। अगर किसी को लगता है कि यार वो वेरी टेस्टी है, अगर किसी को लगता है वेरी टेस्टी है, तो अगर किसी को कहा कि वेरी टेस्टी है, तो बेटा वेरी टेस्टी के स्थान पर आप क्या यूज करेंगे? डिलीशियस। वेरी टेस्टी को बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं? दैट इज डिलीशियस। क्लियर हुआ कि नहीं? जैसे अगर किसी को कहें कि भाई ये पुअर है, यहां पे गरीब है, ठीक है, एक गरीब है, लेकिन अगर किसी को कहें कि यार ये तो बहुत गरीब है, तो वेरी पुअर। तो आप वेरी पुअर को डिफाइन करने के लिए यूज कर सकते हो डेस्टिट्यूट। तो इसको डिफाइन करने के लिए आप यूज कर सकते हो डेस्टिट्यूट। क्लियर हो रहा है बेटा? तो डेस्टिट्यूट। तो इसी तरीके से हम क्यूरियस जो होता है ना, वो जिज्ञासु होता है। और अगर हम कहें वेरी क्यूरियस, तो वेरी क्यूरियस को हम इनक्विजिटिव कह देते हैं। क्यूरियस होता है जिज्ञासु, वन हु वांट्स टू नो, वन हु वांट्स टू हियर समथिंग, मतलब कि जो वन हु इज वेरी क्यूरियस टू नो समथिंग, वन हु इज वेरी क्यूरियस टू हियर समथिंग। तो जो बड़ा जिज्ञासु होता है सुनने के लिए, बोलने के लिए, करने के लिए, है ना, तो वो होता है हमारा इंक्विजिटिव। तो उसी का सिनोनिम है एगोग। एगोग तो मतलब जिसके अंदर सारी के सारी क्यूरियोसिटी आ जाए, ऑल एगोग, जिसके अंदर सारी के सारी क्यूरियोसिटी आ जाए, सारी के सारी इंक्विजिटी आ जाए, जिसके अंदर सारी के सारी जिज्ञासुपन सारे का सारा उसी में आ जाए। तो मीनिंग देख लो कि बहुत ज्यादा जिज्ञासु होना, इसका मतलब क्या होता है? किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा अपना इंटरेस्ट शो करना, बहुत ज्यादा जिज्ञासु होना, बहुत ज्यादा अपने आप को क्या कहते हैं, इन्वॉल्व करना किसी भी चीज में। तो यहां पर ये ऑलमाइटी, ऑलमाइट तो गॉड हो जाता है, मतलब ये ताकतवर, बहुत ज्यादा ताकतवर, ये गॉड का सेंस आ जाता है ऑलमाइटी। अनमूव्ड की, जिसको विच कैन नॉट बी मूव्ड, जिसे मूव ना किया जा सके। प्रेज समवन, प्रेज का एक सिनोनिम होता है दैट इज एप्रिशिएट, कि एप्रिशिएट समवन, कि किसी की प्रशंसा करना, एप्रिशिएट समवन। कहता फुल ऑफ इंटरेस्ट एंड एक्साइटमेंट, तो कि इंटरेस्ट और एक्साइटमेंट से भरा हुआ। तो कहता है फुल ऑफ इंटरेस्ट और एक्साइटमेंट से भरा हुआ। तो बेटा ऑल अगोग, इसका मतलब जिज्ञासु, क्यूरस, तो मतलब वही होगा जिसके अंदर पूरी तरह से इंटरेस्ट और एक्साइटमेंट भरा हुआ हो। तो आंसर हो जाएगा डी, आंसर हो जाएगा डी। तो उम्मीद कर रहा हूं मेरी बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद कर रहा हूं मेरी बात ढंग से समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो दोस्तों बेसिकली एग्जाम डिफिकल्ट नहीं होता है,
उसको उसको क्या कहते हैं, करने का जो अप्रोच होता है, उसको जो प्रैक्टिस करने का जो अप्रोच होता है वो डिफिकल्ट हो जाता है। वो डिफिकल्ट है तो एग्जाम डिफिकल्ट होगा। बात बताऊं, आपका घर पर प्रैक्टिस जितना अच्छा है, घर पर प्रैक्टिस जितना अच्छा है, एग्जाम उतना इजी हो जाएगा। और प्रैक्टिस में हमने जितनी लापरवाही कर रखी होगी, गाइडेंस हमारी जितनी गलत होगी, उतना ज्यादा पेपर डिफिकल्ट बनेगा। पेपर को इजी करना है, एग्जाम में बैठकर पेपर को इजी करना है, तो बेटा आपको घर पर प्रैक्टिस अच्छा करना है, अच्छी गाइडेंस से पढ़ना है, अच्छी गाइडेंस से पढ़ना है, ठीक है ना। क्योंकि वोकैबुलरी, मैंने कहा आज की क्लास वोकैबुलरी पर बेस्ड ऑन है, तो बेटा वोकैबुलरी इतना वास्ट है, इतना वास्ट है कि मैं नियर अबाउट बता रहा हूं 20 लाख वर्ड्स हैं। अब 20 लाख वर्ड कौन याद करेगा? नहीं याद कर सकते। अब 20 लाख वर्ड याद नहीं कर सकते, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग पूछे गए ब्लैंक्स, एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में जो वोकैबुलरी पूछी जा रही है, या फिर हमारा सिनोनिम्स आ रहा है, एंटोनिम्स आ रहे हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, होमोनिम्स है, होमोफोन्स है, तो बेटा अगर ये सब पूछे जा रहे हैं तो इनको कैसे टैकल करें, कैसे फेस करें? तो इसके लिए गाइडेंस की जरूरत है। वही गाइडेंस जब हम बैच लेकर आएंगे तो स्टार्टिंग से वो जीरो लेवल से, जीरो, बेसिक और एडवांस लेवल से ये सब चीजें सिखाई जाएंगी आपको, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूं ये बात समझ में आ गई होगी। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर इट इज। टू द मैनर बोर्न, वन ऑफ लो बर्थ, नेचुरली एट ईज, प्लेस ऑफ वंस बर्थ या सिजरियन बर्थ? सिजरियन बर्थ, बताइए। टू द मैनर बोर्न, वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। दैट्स ग्रेट रामफल, दैट्स ग्रेट। हाँ जी, तो आंसर करें। तो देखो, नाउ आई जस्ट एक्सप्लेन यू, देखो क्या कहना चाह रहा है, इसे समझे। जैसे कई बार वर्ड से रिलेटेड चीजें आ जाती हैं। अभी पिछला मैंने बताया अगोग, अगर हमें वर्ड का मीनिंग पता होता अगोग का, हम सीधे सीधे आंसर दे देते। अगर हमें अगोग का मीनिंग पता होता तो हम सीधा सीधा आंसर दे देते। भी अगोग है तो इसका मतलब इंक्विजिटिव बात कर रहा है, क्यूरियोसिटी की बात कर रहा है, क्यूरियस होने की बात कर रहा है, तो इंटरेस्ट हो जाएगा, जिसके अंदर भाई पूरी तरह से वो इंटरेस्ट ले रहा है चीज़ों में, तो आंसर डी बन जाएगा। तो कई बार वोकेबलरी पता होती है तो आंसर हमें पता चल जाता है। तो यही बात यहाँ पर भी है, यही बात यहाँ पर भी है। तो कह रहा है टू द मैनर बोर्न, कहता बोर्न मतलब जन्म लेना, मतलब मैनर्स के साथ जन्म लेना, तहजीब तमीज से जन्म लेना, मैनर्स के साथ जन्म लेना, मीन्स जिसे सिखाने की जरूरत ना पड़े। अच्छा, टैलेंट और स्किल में फर्क समझते हैं? टैलेंट और स्किल क्या होता है? ही इज टैलेंटेड या ही इज स्किलफुल। तो टैलेंट और स्किल, तो अगर मेरे को किसी को कहना हो कि ही इज टैलेंटेड या ही इज स्किलफुल, तो मैं टैलेंटेड यूज करूं या स्किलफुल यूज करूं? तो बेटा ये सिनोनिम हो जाते हैं। जैसे भाई अगर हम बात कर रहे हैं वेडिंग और मैरिज, तो वेडिंग भी शादी, मैरिज भी शादी, क्या यूज करें? हियर मतलब भी सुनना, लिसन मतलब भी सुनना, क्या यूज करें? रीच मतलब भी पहुंचना, अराइव मतलब भी पहुंचना, क्या यूज करें? जैसे अप्रिशिएट मतलब भी तारीफ करना होता है, कॉम्प्लीमेंट भी तारीफ करना होता है, और प्रेज मतलब भी तारीफ करना होता है। तीनों का मतलब तारीफ करना होता है, लेकिन कौन सा वर्ड कहां पर? समझ रहे बात को कि मतलब वोकैबुलरी कैसे इस्तेमाल हो रही है, कहां पर इस्तेमाल हो रही है, इसे समझना बहुत जरूरी है। हम पूरी डिक्शनरी याद कर लें, लेकिन ये ना पता चले कि किस वर्ड का कहां इस्तेमाल है, तो बेटा वो पूरी डिक्शनरी, मतलब ऐसे समझ लो कि वो वोकैबुलरी ऐसे उस धन की तरह हो जाएगी कि अकाउंट के अंदर तो पैसा पड़ा है ना, अकाउंट के अंदर पैसा पड़ा है, बैंक बंद है, लॉकडाउन है, लॉकडाउन में भी बैंक बंद है, आप बाहर निकल नहीं सकते, एटीएम है नहीं, है ना, और ट्रांसफर कर नहीं सकते, नेट बैंकिंग नहीं है, तो पैसा वो पड़ा हुआ है, सिर्फ सड़ रहा है, आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो ऐसा पड़ा है, जो ऐसा पैसा है तो सही, इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो वो ना होने के बराबर। यही बात, पूरा डिक्शनरी याद कर लो, लेकिन अगर ये ना पता हो कि कौन सा वर्ड कहां यूज करना है, किस लिए यूज करना है, तो आपने जितनी भी वोकैबुलरी है वो सब इन वैन है, नल एंड वॉइड है। हाँ बेटा, क्लास जो है रोजाना 9 से 10 ही होगी क्लास। आज थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू था, इस वजह से क्लास थोड़ा लेट हुआ, 5-10 मिनट थोड़ा सा लेट हुआ। अदरवाइज क्लास का टाइमिंग हमारा 9 से 10 रेगुलर है, ठीक है ना, 9 से 10 रेगुलर है। आइए बेटा करते हैं फिर। तो चीजों का ना अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। तो यहां पे जैसे मैं बात कर रहा हूं कि टैलेंट और स्किल, क्योंकि ये इसी से रिलेटेड है,
ये इसी से रिलेटेड है, टू द मैनर बोर्न, कि भी जन्म लिया है कि मैनर्स के साथ, मैनर्स के साथ जन्म लिया। तो मैनर्स के मतलब क्या है कि जो चीज जन्मजात हमारे अंदर है, जो चीज जन्मजात हमारे अंदर है। तो बेटा टैलेंट और स्किल का मतलब यही है, ये इनबोर्न होता है, इसको सीखने की जरूरत नहीं होती, ये इनबोर्न होता है, इसे सीखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन इसे सीखा जाता है। इसे हम कि विच इज लर्नड, जिसे सीखा जाए, जिसके अंदर हम एफर्ट पुट करते हैं। व्हेन वी पुट द एफर्ट, जब हम एफर्ट पुट करते हैं तो वो स्किल हो जाएगा। जब हम एफर्ट पुट नहीं करते, टैलेंट क्या होता है, वहां एफर्ट पुट नहीं किया जाता, वो मतलब इनबोर्न है, आता है तो आता है। भाई किसी को डांस आता है तो भाई, अब किसी को डांस आता है, म्यूजिक बजते के साथ ही उसका मतलब बदन थिरकने लगेगा, समझ रहे बात को। अब जिसे डांस नहीं आता तो पहले भाई सोचेगा कि यार मैं कौन सा स्टेप करूं, कौन सा नहीं करूं। तो क्या उसके लिए वो चीजें, अब वो सीख रहा है कि भाई इस हाथ को इधर करना है, इस पैर को इधर करना है, ये करना है, वो करना है, तो वहां पे उसे मतलब कंफर्टेबिलिटी फील नहीं होगी शुरुआत में। जब स्किल लेता है, जब इंसान स्किलफुल होता है तो शुरुआत में उसे कंफर्टेबिलिटी फील नहीं होती, बाद में वो स्किलफुल हो जाता है। लेकिन टैलेंटेड का मतलब है उसने सीखा नहीं, अपने आप आता है, तो मतलब वो स्किलफुल ऑलरेडी है। तो कहने का मतलब ये कि टैलेंट होता है इनबॉर्न, और स्किल जो होता है स्किलफुल, उसे सीखा जाता है। तो बेटा यहां पर ये बात कर रहा है इसी टैलेंट की, टैलेंटेड पर्सन टू द मैटर बोर्न, कि भाई जिसके अंदर काबिलियत होती है, टैलेंटेड और काबिलियत पर्सन जो होता है, कि जो जन्मजात जो टैलेंटेड है, जन्मजात जो टैलेंटेड है, जिसके अंदर काबिलियत है, एबिलिटी है, ये उसकी बात कर रहा है। तो जिसके अंदर काबिलियत है, एबिलिटी है, मतलब वो विदाउट एफर्ट कोई चीजों को कर सकता है, आसानी से कर सकता है आसान चीजों को। जो टैलेंटेड है चीजों को आसानी से कर देगा। तो अब देख लो कि इस बात को मैच कौन सा कर रहा है, वन ऑफ लो बर्थ, की भाई जिसका जन्म ही मतलब थोड़े निचले खानदान में हुआ है। वैसे ये सब चीजें तो नहीं होनी चाहिए कि उजले खानदान में, निचले खानदान में, तो ये सब तो नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी तो ये तो मीनिंग होगा नहीं इसका, ठीक है। प्लेस ऑफ वंस बर्थ की भाई कोई किसी ने भी अपना जन्म कहां लिया उस जगह की बात कर रहा है, नहीं। टैलेंट होना जगह से निर्भर करता ही नहीं है, टैलेंटेड होना जगह से निर्भर करता ही नहीं है। किसी ने जन्म लिया है मैनर्स के साथ, किसी ने जन्म लिया मैनर मतलब टैलेंट के साथ जन्म लिया, कि किसी के पास टैलेंट है जन्म लेते के साथ ही। तो यहां कहता है सीजरियन बर्थ, सीजर एक पर्सन का क्या कहते हैं नाम है ना, सीजर एक पर्सन का नाम है, तो कि उसके जन्म की बात कर रहा है तो नहीं। तो सीजर से तो रिलेटेड कोई बात है ही नहीं उस पर्सन से, तो आंसर हो जाएगा नेचुरली एट ईज, कि वो किसी भी चीज को मतलब प्राकृतिक रूप से, मतलब नेचुरली अंदर से आएंगी चीजें, उसके लिए उसे एफर्ट शो नहीं करना पड़ रहा है। तो क्या होगा कि मतलब वो जन्मजात वो टैलेंटेड है, उसको एफर्ट पुट नहीं करना पड़ रहा है, चीजें आसानी से ले रहा है। तो बेटा आंसर हो जाएगा हमारा बी। तो उम्मीद कर रहा हूं मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो चीजें डिफिकल्ट नहीं है, सोचने समझने का नजरिया है। देखो अगर या तो रट लो, या तो हम चीजों को रट लें, और रटने के बाद मतलब 50 इडियम्स एंड फ्रेजेस हमने रट लिए, लेकिन बेटा 10 दिन बाद वो 50 नहीं रहेंगे, वो आधे से भी कम हो जाएंगे। लेकिन अगर आप 50 ना करके 20-25 ही करो, लेकिन समझकर करो कि ये क्यों बना, किस लिए बना, कैसे लगा, और इसके पीछे की सच्चाई क्या है। जब आप ये जान लोगे तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपके समझ में आ जाएगा। जब समझ में आ जाएगा ना, तो बेटा कहीं पर आंसर देना तो बहुत आसान बात, सिचुएशन आती है आप बोल भी पाओगे, और कोई बोल रहा है तो तुरंत समझ भी पाओगे। समझ रहे हैं कि नहीं, ये सारी चीजें हो जाएंगी। तो इनको करने के लिए हमें क्या चाहिए, बस एक राइट गाइडेंस की जरूरत है, ठीक है। हाँ जी, आगे करते हैं, एंटोनिम्स पकड़ते हैं। अगर बात कर रहे हैं हम एंटोनिम्स की, तो भाई एंटोनिम्स क्या होते हैं, तो इन्हें भी समझते हैं। तो बेटा एंटो केम फ्रॉम द वर्ड एंटी, दिस वर्ड केम फ्रॉम द वर्ड एंटी, जैसे एंटी टेररिस्ट, एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक, है ना। तो एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, तो किसी के भी खिलाफ। तो ये क्या होता है, अगेंस्ट, किसी भी खिलाफ। तो नीम का मतलब होता है नेम, तो कहता है खिलाफ नाम। तो विपरीतार्थी शब्द होते हैं ये, तो जिनको हम कह देते हैं अपोजिट वर्ड्स, जो किसी के खिलाफ होते हैं, अपोजिट वर्ड्स। और बेटा इन क्वेश्चंस के लिए सिनोनिम और एंटोनिम के लिए आपको डायरेक्शन पढ़ना बहुत जरूरी है। सी व्हाट हैपेंस, कई बार सिनोनिम को हम एंटोनिम मान के रिप्लाई कर देते हैं और एंटोनिम को सिनोनिम, और सबसे ज्यादा गलती होती है जब एंटोनिम को हम सिनोनिम मान लेते हैं। ये अक्सर होता है कि कोई भी वर्ड दिया तो उसका जो मीनिंग होता है सिनोनिम, उसको हम रिप्लाई कर देते हैं। जैसे ही बता रहे थे अप्रिशिएट मतलब प्रेज करना, तो सिनोनिम है। लेकिन हम अगर एंटोनिम पूछा है तो हम गलती से सिनोनिम ही कर देते हैं, क्योंकि एग्जाम में जल्दी में होते हैं। इसलिए डायरेक्शन पढ़ना जरूरी है कि पूछा क्या गया है। क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा है तो बेटा आप आंसर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। पहले क्वेश्चन समझे बाद में आंसर दें, बेटा पहले क्वेश्चन समझे बाद में आंसर दें। तो
इसलिए पहले क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। तो यहां पर पहले हम क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन इज व्हाट? डायरेक्शन। चूज द वर्ड विच इज नियरली अपोजिट इन मीनिंग। अपोजिट इन मीनिंग मतलब एंटोनिम, ये समझ लीजिए। अपोजिट इन मीनिंग, मीनिंग के अंदर अपोजिट हो तो गिवन वर्ड का ये बताएं। तो यहां पे आ गया बेगाइल, क्या का मीनिंग क्या हो जाएगा? बेगाइल का मीनिंग बताएं। बेगाइल का मीनिंग क्या होगा? तो जो इसका मीनिंग होगा उसका अपोजिट बताना है। जो इसका मीनिंग है उसका अपोजिट बताना है। तो मतलब बेगाइल का मीनिंग पता होना चाहिए, फिर उसके बाद डिसीव करना, ऑनेस्ट करना, चीट करना या चार्म करना। तो ये बताएं क्या मीनिंग होगा। ओके ओके, कोशिश करो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। चलो मैं इसको एक एग्जांपल भी देता हूं समझाने के लिए। मैंने कहा अजय, ये वर्ब है, एज अ वर्ब यूज होता है, ठीक है ना, ये एज अ वर्ब यूज होगा। अजय बिगाइल्ड संजय विथ मनी। अजय बिगाइल्ड संजय विद मनी। तो अब तो आइडिया लग जाएगा। अब तो आइडिया लग जाएगा इसका क्या मीनिंग होगा। कोशिश करो, मैं तो बता ही रहा हूं, आप कोशिश कीजिए। लेट मी नो द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। तो अगर मैं कहता हूं उन्हें पैसे से, अब पैसे से क्या किया बेटा? पैसे से बिगाइल ने मतलब चीट किया। तो इसका मतलब होता है धोखा देना। इसका मतलब होता है किसी को धोखा देना, धोखाधड़ी, धोखाधड़ी करना। तो अगर धोखाधड़ी की बात कर रहे हैं तो देखो बच्चे यहीं पर तो गलती करते हैं, जो मैं बता रहा हूं धोखाधड़ी करना, बच्चे यहीं पर तो गलती कर रहे हैं। क्या गलती कर रहे हैं कि यार धोखा देना, कि ओ बेटे धोखा देना का मतलब तो चीट होता है, तो कुछ ये आंसर मारेंगे। लेकिन एक बात बताओ, ये तो इसका सिनोनिम हो गया, तो इसका मीनिंग है, लेकिन पूछ तो रहा है अपोजिट वर्ड, क्योंकि ये सिनोनिम है और डिसीव मतलब भी तो धोखा देना है। तो ये दोनों तो सिनोनिम हो गए, ये दोनों तो सिनोनिम हो गए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है ना। अब बात ये कि ये भी धोखा देना, ये भी धोखा देना, तो अभी दोनों का मतलब डिसीव मतलब धोखा देना, चीट मतलब धोखा देना। तो ये होता है ये विश्वास में धोखा देना। वैसे ये मैं बात बताऊं, ये अगर हम बात करें कि चीट अपॉन या चीट ऑन जो होता है विश्वास में धोखा देना होता है, ठीक है ना। और जो डिसीव जो होता है वो हमारा पैसों से भी होता है, विश्वास में भी होता है, किसी भी तरीके से धोखा देना होता है। तो अब यहां पर हम बात कर रहे हैं बिगाइल की, तो भाई ये दोनों तो इसके सिनोनिम है। बिगाइल जो है ए और डी जो है ये तो इसके सिनोनिम है। तो सिनोनिम तो उसने पूछा नहीं है, तो ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। तो अब कहता है उसने धोखा दिया, तो अब उसका अपोजिट चलना है। अपोजिट चलना है तो भाई या तो आंसर चार्म होगा या फिर आंसर ऑनेस्ट होगा। तो चार्म का मतलब होता है कि मतलब अट्रैक्ट करना, अट्रैक्ट करना। और भाई ये भी तो फिर सिनोनिम ही हुआ। पूछो कैसे? क्योंकि अगर हम किसी को धोखा दे रहे हैं, वो हम पर विश्वास कर रहा है, हम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, हम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तभी तो धोखा देगा हमें। तो मतलब ये भी सिनोनिम हुआ। ये तीन तो सिनोनिम ही है। अब तीन सिनोनिम में तो आंसर हो जाएगा ऑनेस्ट, कि जो कोई ईमानदार होगा, जो ईमानदार होगा वो धोखा नहीं करेगा, ईमानदार होगा वो धोखा नहीं करेगा। इसे अबव बोर्ड भी कह देते हैं। एक फ्रेज लगता है अबव बोर्ड, कहते हैं ही इज अबव बोर्ड इन हिज डीलिंग्स सो यू कैन स्टार्ट बिजनेस विद हिम। तो ये अबव बोर्ड जो होता है ये ऑनेस्टी होता है। अबव बोर्ड कि यू कैन स्टार्ट डीलिंग्स विद हिम बिकॉज ही इज अबव बोर्ड, ही इज अबव बोर्ड, कि क्या कहता है कि वो अबव बोर्ड ईमानदार है, तो यू कैन स्टार्ट बिजनेस विद हिम, तुम उसके साथ अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। क्लियर हुआ कि नहीं? तो बेटा यहां पर थर्ड का जो आंसर है बेगाइल, तो बेगाइल का मतलब होता है किसी को धोखा देना। तो ये तीनों के तीनों तो एक तरीके से सिनोनिम बन गए। तो आंसर होगा ये, क्योंकि आंसर हमें अपोजिट वर्ड एंटोनिम पूछ रहा है। क्लियर हुआ ना? चलो अगला लेते हैं। और बेटा एक चीज और बताता हूं आपको, एक चीज और समझा देता हूं, इस बात को और समझे। कॉन्टिन्यूटी बहुत जरूरी है। कहावत सुनी होगी, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। क्या होता है कि कॉन्टिन्यूटी ऐसी चीज होती है कि अगर आप चीजों में कॉन्टिन्यूअस हैं, चाहे थोड़ा थोड़ा भी कर रहे हैं। मैं एक छोटी सी बात बताता हूं। मैं एक टाइपिंग इंस्टीट्यूट रन करता था। मैं तो पहले, बहुत पहले टाइपिंग इंस्टीट्यूट रन करता था। तो वहां पे होता क्या था, जब कोई एग्जाम आता था तब बच्चे आते थे कि सर 2 घंटा सुबह की टाइम दे दो, 2 घंटा शाम की टाइपिंग दे दो, है ना। अब बच्चे का टाइम तो लेते थे, वो 4-4 घंटे टाइपिंग करने में भाई हाथ अकड़ जाते हैं, कभी कुछ कर जाते हैं, कहते सर स्पीड नहीं बन रही। मैं तो क्या कहते 2 दिन से 3 दिन से रोजाना 4-4 घंटे कर रहा हूँ। मैंने कहा बेटा देखो क्या है कि या तो आप बिल्कुल भाग नहीं रहे थे और आप अब ये सोच रहे हैं कि मैं 100 की स्पीड से भाग जाऊं। तो ये चीजें धीरे धीरे डेवलप होती हैं।
चीजें, ये सब चीजें जो ये स्किल है ये धीरे धीरे डेवलप होती है, ये ओवरनाइट कोई चीज क्रिएट नहीं हो जाती। तो कहते हैं हार्ड वर्क, कहते हैं सक्सेस जो है ना वो मतलब आपका शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम में नहीं आ जाएगा। सक्सेस टेक्स सम टाइम, सफलता कुछ टाइम लेती है, स्किल जो है कुछ टाइम लेती है आने में। तो कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। अब मैं ये बता रहा था, अगर मैंने उन बच्चों को मैं यही समझाता था, बेटा एग्जाम है या नहीं है, आप चाहे 15 मिनट ही दो या 20 मिनट दो या आधा घंटा रोजाना टाइपिंग करो, तो जिस समय आपका एग्जाम आएगा आप देखेंगे आपको ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। अब क्या होता है कि जब एग्जाम नहीं है तो हमने प्रैक्टिस छोड़ दिया, जब एग्जाम आता है 1 हफ्ते बाद एग्जाम है, अब हम सोचते हैं सुबह शाम टाइपिंग करते रहे तो स्पीड बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ेगी। यही बात बेटा वोकैबुलरी आपको करना है तो आपको चाहे 2 वर्ड चाहे 4 वर्ड रोजाना याद करने हैं। आप ये समझे कि भाई कल आपकी वोकैबुलरी जो थी क्या आज भी उतनी ही है, तो इसका मतलब है कि आप आगे नहीं बढ़े, मतलब कि कल भी आपकी नॉलेज उतनी थी आज भी उतनी है। चाहे 1 वर्ड याद करो, आगे याद जरूर करो, ये हैबिट में रखो कि मुझे याद करना है, मेमोराइज करना है और चीजों को समझना है। तो कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। तो समझे इन बातों को, कंटिन्यूटी आप रखेंगे तो चीजों को आप डील कर पाएंगे, बड़ा इजीली डील कर पाएंगे। तो देखो अगला एमिलियोरेट, इसमें बात करता है एमिलियोरेट। तो एमिलियोरेट जो है तो इसका हमें क्या लेना है, एंटोनिम। इसका क्या लेना है हमें, एंटोनिम। तो अब वर्ड के मीनिंग समझ लेते हैं, वर्ड के मीनिंग समझ लेते हैं एमिलियोरेट। तो पहले आप कोशिश करो, चलो मैं धीरे धीरे बताता हूं मीनिंग। एमिलियोरेट, एमिलियोरेट का मतलब होता है ये समझ लो बेटरमेंट, कोई चीज बेहतर होते चले जाना, सुधार होता चले जाना, जिसे कहते हैं इंप्रूवमेंट। बेटरमेंट, इंप्रूवमेंट। अब सोचो जरा क्या मीनिंग होगा, सोचो अब क्या मीनिंग निकलेगा। डिटीरियरेट, प्रोक्रेस्टिनेट, स्टैग्नेट या डेविएट, जल्दी बताएं मीनिंग, कोशिश करें। एक एक करके समझा रहा हूं मैं। चलो, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डिले, पोस्टपोन, टालना। तो जिसे हम कह सकते हैं पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब उतारना भी होता है, टालना भी होता है। जैसे डू नॉट पुट ऑफ टिल टुमारो बट यू कैन डू टुडे। सोचो सोचो, मैं बताता जा रहा हूं, मीनिंग बताता जा रहा हूं। देखें डेविएट का मीनिंग देखो, सोचो। तो इसका मतलब होता है, डेविएट का मतलब होता है पीछे हटना, ठीक है ना। जैसे विड्रॉ करना किसी चीज से, विड्रॉ करना, पीछे हट जाना, मतलब किसी से हटना, किसी चीज से बचना, किसी चीज से निकल जाना, पीछे हट जाना। तो स्टेप बैक, स्टेप बैक, स्टैंड आउट, बाहर रहना किसी चीज से, ठीक है ना। विड्रॉ करना, स्टैंड आउट, स्टेप बैक। तो क्या होता है पीछे, ये तो डेविएट, हटना, पीछे मतलब बच के निकल जाना, पीछे हट जाना, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या निकल रहा है, इसका मीनिंग क्या निकल रहा है, इसका एमिलियोरेट मतलब किसी भी चीज का बेटरमेंट होना, बढ़ना, आगे बढ़ना, किसी भी चीज का बढ़ना, आगे बढ़ना, बढ़ोतरी। इसको मैं कह सकता हूं बढ़ने का सेंस भी आता है, ग्रो का, कि अगर हम बढ़ रहे हैं तो भाई अच्छा ही तो हो रहा है ना, हम लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं तो भाई अच्छा ही तो हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ग्रोथ की बात करेगा। चीजें बढ़ रही हैं, अच्छी होती जा रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टैग्नेट, स्टैग्नेट का मतलब होता है रुकना, रोकना। तो इसका मतलब हो जाएगा होल्ट, रुकना या रोकना, या स्टॉप हो जाएगा, पॉज हो जाएगा, पॉज हो जाएगा मतलब रुकने के, रोकने का जो सेंस हो जाएगा। तो इंटरमिट हो जाएगा, इंटरमिट हो जाएगा इसका मीनिंग। और भी कई चीज हो जाएंगी रोकने के लिए, कि रोकने के लिए जो वर्ड यूज होगा वो हो जाएगा किसी को डिस्टर्ब करना। तो अगर हम काम में डिस्टर्बेंस पैदा कर रहे हैं, डिस्टर्बेंस, तो हम उसे रोक रहे हैं, तो ये रोकने का सेंस हो जाएगा। तो क्या कहते हैं, होल्ट, रोकना। तो कि जैसे ये बढ़ना, तो बढ़ना मतलब अच्छे की तरफ बढ़ना, तो हम सोचेंगे ये रुकना, ये रुकना। तो मतलब कि भाई अगर कोई चीज रुक रही है तो हो सकता है कि अच्छे के लिए रुक रही है, तो हो सकता है ये थोड़ी है अगर कोई चीज रुक रही है तो हमेशा बुरे के लिए रुक रही है। अगर हम उस पर रेड लाइट पर रुकते हैं तो वो अच्छे के लिए तो रुकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर हम रुक रहे हैं तो इसका एंटोनिम हो गया, नहीं। तो ये रुकने की बात। डिटीरियरेट का मतलब होता है बद से बदतर होना, इसका मतलब होता है बद से बदतर होना, मतलब किसी भी सिचुएशन का बिगड़ते चले जाना। स्लोली कोई भी चीज मतलब जाके वो
डाउनफॉल में जा रही है, कोई भी चीज स्लोली कहां जा रही है, डाउनफॉल में जा रही है, नीचे गिरती जा रही है, तो कोई भी चीज ऊपर बढ़ती जा रही है, तो आंसर हो जाएगा ए, आंसर हो जाएगा ए। तो अब ये भी देख रहे हैं कि मतलब हम सिर्फ एंटोनिम नहीं कर, मैंने इसमें एंटोनिम नहीं बताया, एंटोनिम के साथ मैंने सिनोनिम भी आपको करवाए हैं, एंटोनिम के साथ साथ मैंने सिनोनिम भी करवाए हैं, ठीक है। लेकिन सिनोनिम जो होते हैं, चलो अभी सिनोनिम के बारे में मैं कुछ बातें बताऊंगा, अभी वो भी आ रहा है, क्लियर हो गया होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। उम्मीद कर रहा हूं बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगला स्पेलिंग आती है। अभी ये मैंने कहा कि ये एयरफोर्स में, अब ये जो मैंने लिया हुआ था ये एयरफोर्स में आए हुए क्वेश्चंस में लेकर आया, तो एयरफोर्स में आए हुए, वैसे मैंने क्या बताया, देखो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बात है तो इंग्लिश का सिलेबस सेम होता है, कॉन्सेप्ट थोड़ी बदल देगा, कॉन्सेप्ट थोड़ी बदल देगा कि अगर कोई एयरफोर्स में आ रहा है तो वो नेवी में नहीं आ सकता, नेवी में कोई आ रहा है तो वो क्वेश्चन आपका सीएपीएफ में नहीं आ सकता, कोई सीएपीएफ में आ सकता है, आ रहा है तो वो आपका एसएससी में या बैंक में नहीं आएगा। यार वोकेबलरी इज वोकेबलरी, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पर, वो किसी भी एग्जाम में कोई भी वोकेबलरी पूछ सकता है। तो अपनी वोकेबलरी को एनहांस करो तो एग्जाम तो कोई भी क्लियर होगा, ठीक है ना, एग्जाम तो कोई भी क्लियर होगा, ठीक है। आ रही है बात समझ में। तो अब आता है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो चलो इसको देखते हैं। बेटा आपको स्पेलिंग की अगर मैं बात बताऊं ना, स्पेलिंग, तो ये समझ लो कि स्पेलिंग के ना आपके ये 20% ही आपके कॉन्सेप्ट्स लगते हैं, स्पेलिंग के अंदर 20% कॉन्सेप्ट्स लगते हैं, वो 20% कॉन्सेप्ट्स मैं आपको दे दूंगा पूरे के पूरे मेरे पास, ये मैं आपको करवा दूंगा जब कोर्स शुरू करेंगे, तो 20% जो कॉन्सेप्ट्स हैं मैं आपको एज इट इज करवा दूंगा, 20% कॉन्सेप्ट्स हैं ये मैं आपको एज इट इज करवा दूंगा, समझ रहे बात को। तो बाकी 80% जो है ना वो चीजों को हमें मेमोराइज करना पड़ता है, और ये किससे निकलते हैं, देखो ये जो स्पेलिंग की बात करें तो कई बार स्पेलिंग तो हमारी सिर्फ प्रोनाउंसिएशन से ही निकल जाती है, स्पेलिंग्स जो हैं ये प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, इट इज प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन जो उच्चारण होता है, शब्दों के बोलने से भी स्पेलिंग ठीक हो जाती है कि शब्द कैसे शब्द को कैसे बोला जाना है उसके हिसाब से स्पेलिंग डिसाइड हो जाती है। तो ये सब चीजें मतलब मैंने कहा ये 20% या मान लो 30%, 20% मान लो या 30%, मतलब एकदम एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन इतने मतलब कॉन्सेप्ट्स लग जाते हैं, इतने पर तो लग ही जाते हैं, बाकी तो फिर हमें चीजों को जैसा है वैसे ही समझना पड़ता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या वर्ड आ रहा है, एसेंडेंसी, 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 तो ये स्पेलिंग के हिसाब से मतलब ये प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से ठीक हो जाएगा। अब मुझे बताओ कि इसके अंदर मीनिंग क्या है, एसेंडेंसी का मीनिंग के साथ साथ इसका स्पेलिंग बताना है। एसेंडेंसी कोशिश कीजिए क्या मीनिंग निकलेगा, नाउ लेट मी नो द एग्जैक्ट आंसर, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सही स्पेलिंग बतानी है, चारों के अंदर एक स्पेलिंग सही है एसेंडेंसी, बाकी इसका मीनिंग बता दूं तो इसका मीनिंग निकलेगा डोमिनेशन, प्रभुत्व, प्रभुत्व, डोमिनेशन, एसेंडेंसी। तो देखो अब आपको बता दूं, पहले इसकी बात करते हैं एसेंडेंसी, तो अब बोल रहे हैं एसेंडेंसी, तो ड ए का साउंड निकल रहा है, ए का साउंड निकल रहा है, तो यहाँ पे एसेंडेंसी में तो ए ई आई ओ यू मतलब कुछ ना कुछ आपको एक वोवेल जरूर देना पड़ेगा। तो कॉन्सोनेंटिंग साउंडिंग वर्ड होता है, अगर थोड़ा सा भी खिंचता है, कॉन्सोनेंटिंग साउंड थोड़ा सा भी खिंचता है तो आपको एक वोवेल देना पड़ेगा, तो वो वोवेल ए ई आई ओ यू कोई भी होना चाहिए। अभी एसेंडेंसी है तो या तो ई या ए होना चाहिए था, या तो ई या ए होना चाहिए था, तो मतलब ये गलत हो गया। तो जैसे यहाँ पे एसेंडेंसी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर है तो एसेंडेंसी, तो स्पेलिंग क्या है एसेंडेंसी, तो यहाँ पर एडेंसी, ये तो ठीक लग रहा है थोड़ा, लेकिन एसेंडेंसी में तो ये ए सी एस आया तो ये तो क का साउंड दे जाएगा, ये समझ लो, यहाँ पे ए सी एस, यहाँ पे ये क का साउंड दे जाएगा। अब हमें कैसे पता चलेगा सी कब स का साउंड दे रहा है, कैसे रिसीव में स का साउंड दे रहा है ना, रिसीव में का साउंड दे रहा है, लेकिन एक्सटेसी ई सी एस टी ए सी वाई, तो एक्सटेसी में वो क का साउंड दे रहा है, तो कैसे पता चलेगा। तो जैसे हमने कहा ना एक्सटेसी, हमने बोला एक्सटेसी, ये होता है बहुत ज्यादा खुशी, जैसे मैं बात बोल रहा था हैप्पी कि एक होता है हैप्पी बट खुश, वेरी हैप्पी, तो वेरी हैप्पी को आप एक्सटेसी कह सकते हैं, क्लियर हुआ। तो इसके अंदर क्या आया ईसीएस, तो अगर सी के बाद कोई कॉन्सोनेंट है वोवेल नहीं है,
सी के बाद कोई कॉन्सोनेंट है वो भी नहीं है, तो इसका साउंड क का जाता है, इसका साउंड क का जाता है। तो यहां पर ये एसेंडेंसी में क का साउंड तो है ही नहीं, तो ये गलत हो गया। ये प्रोनाउंसिएशन से ठीक कर रहा हूं मैं, किससे? प्रोनाउंसिएशन से। मैंने बताया इसके भी कुछ नियम है, वो जब क्लास लूंगा तब समझा दूंगा मैं। तो ये प्रोनाउंसिएशन से ठीक हो रहे हैं। अब आते भाई एसेंडेंसी में, तो भाई भाई इसका मतलब है यहां पे समझ में आ रहा है एसेंडेंसी ये हो सकता है, लेकिन एसेंडेंसी बोल रहा है ना, तो अब एसेंडेंसी बोल रहा है तो यहाँ पर एसेंडेंसी में सीई और सीए की बात करें तो यहाँ बेटा यहां पर बात समझे, सी के बाद कभी भी ए होगा, सी के बाद कभी भी ए होगा तो उसका स का साउंड नहीं हो सकता। सी के बाद कभी भी ए का साउंड होगा ना तो उसका कभी भी स का साउंड नहीं होगा, वो क का साउंड पकड़ेगा। और सी के बाद या तो ई हो या आई हो तो वो स का साउंड पकड़ता है, जैसे रिसीव है ना, जैसे रिसीव। और सी के बाद एट हो तो इसे सेट बोलोगे, कैट बोलोगे तो कैट बोलोगे। तो सी के बाद ए होगा तो का साउंड, तो यहां पे सी के बाद ए आया तो ये का साउंड होगा। और ये वर्ड क्या है? एसेंडेंसी, तो इसमें का साउंड है ही नहीं, तो ये गलत। तो ये किससे ठीक हो गए बेटा? सिर्फ प्रोनाउंसिएशन से ठीक हो गया ये प्रोनाउंसिएशन से। तो कई बार चीजें हमें नहीं भी पता, कई बार चीजें नहीं भी पता, तो एक आइडिया लगाने का तरीका भी होना चाहिए, जिसे हम तुक्का कहते हैं। लेकिन यार तुक्के ऐसे भी तो हो सकते हैं, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100, मतलब तुक्का वो नहीं कि दिमाग हटाकर आप तुक्का लगा रहे हैं। तुक्का मतलब आप दिमाग का इस्तेमाल करके आप आइडिया लगा रहे हैं। तो भाई ये बात, तुक्का और आइडिया, तुक्का हम थोड़ा नेगेटिव वर्ड लेते हैं लेकिन आइडिया थोड़ा पॉजिटिव वर्ड लेते हैं। लेकिन यार आइडिया कोई तुक्का कहते हैं, तुक्के कोई आइडिया कहते हैं। तो इंग्लिश टू इंग्लिश समझे तो पॉइंट इज आप आइडिया लगाइए, दिमाग का यूज कीजिए, बिना दिमाग का यूज किए आप आइडिया ना लगाइए। तो बेटा इसकी सही स्पेलिंग हो जाएगी एसेंडेंसी। किससे ठीक हुआ ये सिर्फ प्रोनाउंसिएशन से ठीक हुआ। और ये प्रोनाउंसिएशन के तरीके बताएंगे बेटा। प्रोनाउंसिएशन में भी बात बताता हूं, जैसे शायद मैं कल बात कर रहा था या परसों बात कर रहा था। जैसे अगर मैं बात करूं इस वर्ड को हम क्या बोलेंगे, इस वर्ड को हम क्या बोलेंगे? अगर मैं यहां पे बात करूं ये अब जो इसको अलग से लिखता हूं, इस वर्ड को हम कहेंगे क्या? अगर मैं आपसे पूछूं कि इस वर्ड को क्या कहें तो बेटा ज्यादातर बच्चे क्या बोलेंगे देखें, तो ज्यादातर बच्चे इसे बोलेंगे कि सर ये पिज्जा है। आप ऐसे बोलोगे सर ये पिज्जा है। ये पिज्जा है, जबकि प्रोनाउंसिएशन गलत है। इट इज पिज्जा। तो इसमें ना ट का साउंड आता है लेकिन यहां पे लिखने में नहीं है। ये होता है पिज्जा, ये पिज्जा होता है, पिज्जा। लेकिन बोलना ऐसे भी नहीं बोलना पिज्जा, मतलब प्रोनाउंसिएशन की मतलब ऐसी तैसी नहीं कर देनी है, कोई पिज्जा बोलो नहीं, पिज्जा। तो थोड़ा फ्लुएंसी में बोला जाएगा तो इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी सही पिज्जा, पिज्जा नहीं होती। तो ये कई बार प्रोनाउंसिएशन है ना चीजों को मतलब क्लियर कर देती है। तो ये प्रोनाउंसिएशन पर भी जब मैं सेशन लूंगा, मैं जब हमारा बैच शुरू होगा, जब मैंने बताया मैं बिल्कुल जीरो लेवल, बेसिक लेवल और एडवांस लेवल की बात करूंगा। तो क्लास चाहे 15 दिन कोर्स से एक्स्ट्रा चले, लेकिन चीजों को ऐसे सिखाकर चलूंगा तो अंडरस्टैंड होती हुई चली जाए, अंडरस्टैंड होती हुई चले जाए। रटने रटाने की बात नहीं है, ना ही तो वोकैबुलरी, ना ग्रामर, ना ही रीडिंग स्किल। ये तीनों सेक्शन रटने के नहीं है, समझने की चीजें हैं, समझने की चीजें हैं। रीडिंग सेक्शन की बात करें तो ठीक है ना, ये समझ में आ गया होगा। जैसे अब चलो एक वर्ड और बताता हूं, जैसे अब इसकी बात करें, इसको क्या पढ़ेंगे? देखो बहुत छोटी सी बात, कितना रोजाना इस्तेमाल करते होंगे। तो इसको हम देखो कि क्या प्रोनाउंसिएशन लेंगे। अब इसके अंदर प्रोनाउंसिएशन लेंगे बहुत से, वाज, तो ये भी गलत। बहुत से इसे ऐसे बोलेंगे वोज, इसे क्या बोलेंगे वोज, तो ये भी गलत है। बेसिकली इसका प्रोनाउंसिएशन है दैट इज वॉज, ये इसका प्रोनाउंसिएशन होगा ये वॉज। आई वॉज गोइंग देयर, आई वॉज गोइंग देयर, आई वॉज गोइंग देयर नहीं, दैट इज सिंपली आई वॉज गोइंग देयर। समझ रहे बात को? आई वॉज गोइंग देयर, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन है आई वॉज। तो इससे करने से आपका प्रोनाउंसिएशन भी सुधरेगा। तो इसका भी एक मतलब लेक्चर्स, छोटी छोटी बातें क्लास के अंदर इसको भी लेते हुए चलेंगे, तो बात को ये समझ में आएगी कि हम किस शब्द को कैसे बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, किस लिए बोल रहे हैं। कि अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन में लगता है बड़ा फ्लुएंटली बोल रहे हैं यार, इंग्लिश को क्या कहते हैं अंग्रेज, नहीं भाई वो सिंपली बोलते हैं, बट बोलने का तरीका ऐसा होता है, जिन शब्दों को हम जिस तरीके से बोल रहे हैं उन्हीं शब्दों को वो अपने तरीके से बोल रहे हैं, इसलिए हमें समझ में नहीं आ पाती है चीजें। कि अगर कोई इंग्लिश मूवी देख रहे हैं कि स्पाइडरमैन टाइप, तो हमें समझ में ही नहीं आ पाती है, क्योंकि उन्हीं शब्दों को वो इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी शब्दों को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन बोलने का तरीका अलग है, इसलिए हम समझ नहीं पाते, अब जनरली चलो मैं एक वर्ड की और बात करूं भाई, अगर इसे मैं बोलूं कि इसे क्या पढ़ा जाएगा, तो भाई ज्यादातर मतलब 98% लोग इसे पढ़ेंगे कि ये कांट होता है।
क्या पढ़ेंगे, कांट होता है, जबकि ये कांट नहीं, दैट इज कैंट होगा। अब इसके लिए भी मैं लॉजिक दे देता हूं। अब मुझे ये बताओ, ये जो इसे क्या पढ़ोगे, इसे क्या पढ़ोगे आप, इसे कान पढ़ोगे या इसे कैन पढ़ोगे? इसे कान पढ़ोगे या कैन? ऑब्वियस इसे कैन पढ़ेंगे। हिंदी में लिखना है, इसे आप कैन पढ़ोगे, इसे कान नहीं पढ़ोगे, कैन पढ़ोगे। तो जब कैन पढ़ोगे तो भाई इसके साथ नोट लगेगा तो ये कैंट ही तो होगा, कांट थोड़ी होगा। तो बेसिकली ये कैंट होता है। आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस। अब ये क्या, हम जब हम इसे कांट पढ़ते हैं तो अब ये क्या है, प्रोनाउंसिएशन के अंदर चल रही चीजें। तो अब जब वो बात कर रहे हैं तो फिर ये भी सही मान लिया, ये भी सही मान लिया। तो इसे मान लो कि ये जो है ना, ये ज्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं, इसे सिंगुलर स्टारर मानो, इसे डुअल स्टारर मानो, क्योंकि वो प्रचलित इतना है तो इसे कोई गलत बोल ही नहीं सकता। अब जो प्रचलन में उस पर बहस तो करना नहीं है। लेकिन एप्रोप्रिएटनेस भी तो कोई चीज है ना भाई, एप्रोप्रिएटनेस भी तो कोई चीज है, अदरवाइज तो गलत चीजें चली रही हैं समाज में बहुत सी। अक्षय कुमार ने बोल दिया था, अक्षय कुमार ने बोला था डोंट एंग्री विद मी, अक्षय कुमार ने बोला डोंट एंग्री विद मी, तो लेकिन अगर मैं बताऊं ये गलत था, डोंट मेक मी एंग्री होगा। अब इसके पीछे भी मतलब ग्रामेटिकल लॉजिक है। अब बोलोगे कि सर ये छोटा सा टीचर ये बोल रहा है कि अक्षय कुमार ने गलत बोला, अक्षय कुमार इतना बड़ा टीचर। मैं क्या कह रहा हूं, जो समाज में प्रचलित चीजें हैं वो चल रही हैं, तो मैसेज कन्वे हो रहा है, लेकिन एप्रोप्रिएटनेस भी कोई चीज है। तो मैंने जो बोला भी संजय, अक्षय कुमार ने बोला कि भाई डोंट एंग्री मी, ये गलत है, ये एक्चुअली होगा डोंट मेक मी एंग्री। तो बेटा बातें हमें बहुत हैं, बातें बहुत हैं। जब कोर्स शुरू करेंगे तो सारी बातें डिस्कस करेंगे। तो ये समझ में आ गया, प्रोनाउंसिएशन से ठीक निकल गया हमारा आंसर। ये आंसर हमारा प्रोनाउंसिएशन से बिल्कुल ठीक हो गया। एक और ले लो। अब इसका यही बात आती है, अब इसे हेगेमनी पढ़ें, हेजेमनी पढ़ें, क्या पढ़ें? चलो बताओ, फिर थोड़ा सा इसको भी डिस्कस करते हैं। बताओ आंसर। और यहां तक आते हो तो यार लाइक भी मार दिया करो एक। बताइए बताइए। चलो आई जस्ट लेट यू नो। देखे बेटा, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है पहले तो मैं इसे क्लियर कर दूं, दैट इज हेजेमनी। इसे पढ़ते हैं हेजेमनी। तो हेजेमनी की बात करें, हेजेमनी की अगर हम बात करें प्रोनाउंसिएशन, तो बेटा पैसे वाला मनी नहीं है ये पैसे वाला मनी नहीं है। तो जिसके अंदर ये MONEY आ रहा है तो वैसे गलत है, हेजेमनी। ठीक है, तो ये मनी पैसे वाला नहीं है। तो अब यहां पर जी के बाद ए का साउंड है ना, जी के बाद अगर ए होगा तो ये साउंड ग का लेगा, ये समझ लेना। जी के बाद अगर ए है तो साउंड ग का लेगा, क्योंकि जी ज का भी साउंड लेता है। ठीक है ना। तो जैसे हम बात कर रहे हैं इसे जनरेशन, तो जी यहां पर किसका साउंड ले रहा है, ज का। ठीक है ना। और अगर मैं ऐसे बोलूं गैंग, तो इसे जैंग नहीं पढ़ेंगे, ए के साउंड में ये ग का साउंड लेगा। तो बेटा मैं बता, ये मैं आपको सिखा दूंगा, ये पूरे के पूरे मेरे पास नियम लिखे हुए, नियम कानून ये सारे लिखे हुए हैं। तो ये जी जो है वो यहाँ पे ज का साउंड ले रहा है, यहाँ पर जी ग का। तो डिपेंड कर रहा है कि इसके बाद वोवेल कौन सा आ रहा है, इसके बाद वोवेल कौन सा आ रहा है। तो बेटा ये ए आ रहा है तो इसका मतलब ये ग का साउंड ले रहा है, ये हेगेमनी, जबकि इसका प्रोनाउंसिएशन है हेजेमनी, तो मतलब ये गलत हो गया। तो आंसर हो जाएगा हेजेमनी, ये बी आंसर हो जाएगा। हाँ हाँ बेटा रुपेश, हाँ जी सर। हाँ बेटा रुपेश, रोजाना क्लास है बेटा, 9 से 10 रोजाना क्लास है। तो मैं बता बेटा, वोकैबुलरी, ग्रामर, ये सब चीजें हैं ना, मतलब ये सब चीजें, ये रटने वाली चीजें नहीं है, ये समझने वाली चीजें हैं। ठीक है ना, समझने वाली चीजें हैं। बट अभी मेरी क्लास ये 4थी क्लास है, 4th क्लास है रुपेश बच्चे, ये ना मेरी 4th क्लास है। बेटा आप बेल आइकन को प्रेस कर दें तो बेटा नोटिफिकेशन भी आएगा, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, नोटिफिकेशन भी आएगा। ठीक है ना बेटा। हाँ जी, तो ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और वैसे इसके अंदर एक चीज और बता दूं, इस वर्ड के अंदर तो इसमें भी जी ए आ रहा था, इससे ही पता चल रहा था, तो आंसर ये होगा नहीं, ये हेजेमनी होता है। क्लियर हो गया।
अब आ जाते हैं सिनोनिम्स पर। अब आते हैं सिनोनिम्स पर। तो हम सिनोनिम्स की बात कर रहे थे। तो सिनोनिम्स की बात करें तो बेटा साइनो, दिस वर्ड साइनो, दिस वर्ड केम फ्रॉम द वर्ड सेम, दिस वर्ड केम फ्रॉम द वर्ड सेम। और नीम केम फ्रॉम द वर्ड नीम, मतलब नेम। तो ये कहता है सेम, समान नाम। तो ये समानार्थी शब्द होते हैं, तो मतलब सेम इन मीनिंग। किसकी बताता है बात? सेम इन मीनिंग, मीनिंग में सेम होना। लेकिन मैंने आपको एक फिर बात बताया था पहले कि भाई मीनिंग में सेम होना, जैसे अगर मैं बात कहूं भाई मैंने अगर बात कहा अराइव, तो अराइव का मतलब भी पहुंचना। अगर मैंने बात कहा रीच, तो ये इसका सिनोनिम तो है, दोनों का मतलब पहुंचना। लेकिन अराइव की जगह आप रीच और रीच की जगह अराइव नहीं लगा सकते, समझ रहे हैं? जैसे मैं बात कर रहा हूं बाय, बाय मतलब भी खरीदना होता है बेटा, बाय मतलब भी खरीदना होता है और परचेज मतलब भी खरीदना होता है। लेकिन बाय और परचेज दोनों का मतलब खरीदना, लेकिन बाय की जगह अगर आपने परचेज लगा दिया, परचेज की जगह बाय लगा दिया तो एरर हो जाएगा। सी मतलब देखना, लुक मतलब देखना, स्टेयर जो घूरने का से देखो। अच्छा पहले घूरने की बात बताता हूं। स्टेयर मतलब घूरना, ग्लेयर मतलब घूरना, और एक स्टेयर, ग्लेयर और गेज मतलब घूरना। लेकिन तीन घूरना कौन सा, किस जगह पर? सिनोनिम है एक दूसरे के, लेकिन एक दूसरे के स्थान पर नहीं लग सकते। जहां गेज लगना है वहां ग्लेयर नहीं लगा सकते, जहां ग्लेयर लगाना है वहां स्टेयर नहीं लगा सकते। ऐसी देखना, देखने, सी मतलब देखना, लुक मतलब देखना, वॉच मतलब देखना, विटनेस मतलब देखना, नोटिस मतलब देखना, ग्लांस मतलब देखना, व्यू मतलब देखना। तो देखने के भी बहुत सारे सेंस है, लेकिन सी की जगह लुक, लुक की जगह वॉच लगा दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो मैंने क्या बताया, पूरी डिक्शनरी याद कर लो, लेकिन यह नहीं पता कि कौन सा वर्ड कहां लगाना है, तो वो उस पैसे के समान है जिसका हम इस्तेमाल नहीं कर रहे। समझ रहे बेटा? हाँ, तो ध्यान दें। तो यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं, सिनोनिम। तो सेम वर्ड तो ढूंढेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी किसी के स्थान पर लग जाएगा। ठीक है भाई, अगर कोई फिल्म बना रहे हैं तो जो पैसा शाहरुख, जैसे अक्षय कुमार है, अक्षय कुमार किसी फिल्म में एक्टिंग करके जो पैसा कमाता है उसका डुप्लीकेट उतना थोड़ी कमा सकता है। तो डुप्लीकेट इज डुप्लीकेट। तो पॉइंट इज ये सिनोनिम तो है, मतलब डुप्लीकेट रूप है, लेकिन एक की जगह पर दूसरा रिप्लेस नहीं कर सकते। ये समझिएगा मेरी बात। तो हमारे पास वर्ड आ गया प्रीपोस्टेरस। तो बताइए जरा, प्रीपोस्टेरस बाकी इसका मैं मीनिंग बता देता हूं। जिसे हम कहते हैं बेहुदा, जिसे हम कहते हैं बेहुदा, जिसे कहते हैं बेढंगा, जिसमें कोई बेढंगा, जिसमें कोई ढंगी नहीं है। जिसे हम ऊट पटांग भी कह सकते हैं, जिसे कह सकते हैं ऊट पटांग। या क्या ऊट पटांग बातें कर रहा है बे, ये मतलब हिंदी के स्लैंग वर्ड्स हैं ऊट पटांग ये हिंदी के स्लैंग वर्ड्स हैं। शायद डिक्शनरी में मिले ना भी मिले, ये तो मिल जाएंगे। खैर ऊट पटांग नहीं मिलेगा, क्या पता मिल भी जाए, मैंने तो देखी नहीं यार। फिर भी जनरली ये इनफॉर्मल वर्ड्स हैं, ये जो हिंदी में यूज़ करते हैं ऊट पटांग। तो इसको हम कह सकते हैं, मतलब ऊट पटांग बात, मीनिंगलेस। इसको क्या कह सकते हैं हम? मीनिंगलेस, जिसके अंदर कोई मीनिंग नहीं। फ्यूटाइल, बिल्कुल बेकार बातें, फ्यूटाइल। तो इनसेंसिबल, हम क्या, कौन सी बात है? इनसेंसिबल, मतलब बातों में सेंस ही नहीं है। बन गया ना, सिनोनिम बन गया। लेकिन अब प्रोस्पेरिटी ये कह रहा है कि जो वर्ड है प्रीपोस्टेरस, इसकी जगह पर आप फ्यूटाइल, फ्यूटाइल की जगह पर आप इनसेंसिबल यूज करो तो मीनिंग थोड़ी निकल जाएगा। इनसेंसिबल इनसेंसिबल लगेगा, फ्यूटाइल फ्यूटाइल लगेगा, और प्रीपोस्टेरस अपनी जगह पर लगेगा। तो इनके अलग अलग सेंस है ना। तो अगर आपको यह समझ में आ गया, मीनिंग देख लो। तो फॉर्मल होता है औपचारिक, फॉर्मल होता है औपचारिक, ऑफिशियल, जिसका तो औपचारिक मतलब ऑफिशियल चीजें जो होती है, ठीक है ना, ऑफिशियल। जुडिशियस, जुडिशरी से बना, न्यायिक, जुडिशरी से बना, जुडिशरी। तो ज्यूरी, न्यायिक चीजें होंगी वो जुडिशियस हो गया। ये ज्यूरी वर्ड से निकला, जुडिशियल से निकला, जुडिशियल, जुडिशरी। तो जुडिशियस, ओयूएस लगकर वर्ड एडजेक्टिव बनता है। ये ओयूएस जो होता है ये एडजेक्टिव सफिक्स होता है, जिस वर्ड के लास्ट में ओयूएस आएगा एडजेक्टिव हो जाएगा। जैसे फेमस, जैसे हम बात करते हैं फेमस, वोरेशियस, लोकेशियस, तो ओयूएस लास्ट में लगेगा तो वो वर्ड एडजेक्टिव बन जाएगा। ऐसे आगे मैं जुडिशियस, मतलब सेरेमोनियस,
तो OUS ये भी एडजेक्टिव है, बेसिकली ये भी एडजेक्टिव है, और AL लगता है ये भी एडजेक्टिव, AL लगकर भी वर्ड एडजेक्टिव बनता है, जैसे इंटरनेशनल, तो AL लगकर भी वर्ड एडजेक्टिव, तो चारों के चारों एडजेक्टिव है बेसिकली। सेरेमोनियस तो ये किससे बना, सेरेमनी से बना, सेरेमनी से बना है ना, तो सेरेमनी से बना, तो ये NY लगकर ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, तो ये क्या कह रहा है, ऊट पटांग, और यार सेरेमनी तो हम मनाते हैं, ऊट पटांग थोड़ी होता है, सभी बनाते हैं, और जुडिशरी चीजें होगी तो दिमागी चीजें होंगी, ये तो इसका एंटोनिम हुआ, तो मतलब ये तो दिमागी चीज होंगी, तो कुछ भी मतलब दिमाग से हटकर ऑफिशियल चीजें होती तो दिमागी होंगी, ये तीनों तो एंटोनिम हो गए भाई, तो आंसर हो जाएगा रिडिकुलस। तो रिडिकुलस क्या मतलब, यही होता है ऊट पटांग चीज है जिसके अंदर हंसी आ जाती है, इसलिए हास्यपद कह देते हैं इसे, जिसे हम क्या कहते हैं, हास्यपद, कि मतलब जो चीजें लीक से हटकर होती है। हंसी कब आती है, जब चीजें लीक, चुटकुले क्या होते हैं, मतलब अगर आप सेंसिबल बात बोलोगे तो कोई हंसेगा नहीं, कहकर यार बहुत बढ़िया बात, लेकिन उल्टी सीधी बात कर दो, ऊट पटांग बेहुदा बात कर दे, हंसी आ जाएगी, कि ये तो बेवकूफ है, इसे तो अवॉइड मारो। तो बेटा वही यही कह रहा हास्यपद, तो पॉइंट इज इसका आंसर हो जाएगा हमारा रिडिकुलस, आंसर हो जाएगा रिडिकुलस। तो शब्दों को देखकर शब्दों की गहराई समझनी जरूरी है। थैंक यू रुपेश, रुपेश थैंक यू बेटा। देखो रेगुलर मिलोगे तो आपको, जब मैं कोर्स शुरू करूंगा ना, तो उसमें आप देखेंगे कि मैं चीजों को है ना, मतलब ऐसे नहीं बताऊंगा कि मैं कितना अच्छा पढ़ाता हूं, मैं ऐसे नहीं बताऊंगा कि आपको क्या पसंद है, मैं वो बताऊंगा कि जिसकी वजह से चीजें बनी है। मैं अगर आपको अल्फाबेट सिखा रहा हूं, मैं अगर आपको अल्फाबेट सिखा रहा हूं, तो मैं उस पर फोकस नहीं करूंगा कि मुझे क्या पढ़ाना है, मैं उस पर फोकस नहीं करूंगा आपको क्या अच्छा लग रहा है, मैं फोकस करूंगा कि अल्फाबेट बना कैसे, हमारी जिंदगी में कैसे आ गया, मैं उस पर फोकस करूंगा, बेटा वो अच्छा अपने आप लग जाएगा, चीजें अपने आप समझ में आ जाएंगी। ठीक है ना, चलो तो आंसर बनाते हैं बेटा, अगला लेते हैं। डिसेंबर, आज के लिए लास्ट, आज के लिए लास्ट, दैट इज डिसेंबर। डिसेंबल का मीनिंग डिसएग्री, शेक, कंसील, इम्पेकेबल। डिसेंबल कोशिश कीजिए। मोनिका राठौर, चलो देखिए बेटा, सन्नी, मोनिका राठौर, हेलो हेलो सन्नी भाई, हाय हाय, हेलो हेलो, इंग्लिश वाला हाय, हिंदी वाला हाय नहीं बोल रहा हूँ। सन्नी कुमार शर्मा, हाय 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 हाय, हिंदी वाला हाय नहीं बोल रहा हूँ, इंग्लिश वाला हाय बोल रहा हूँ। ठीक है, चलो देखते हैं डिसेंबल। अब मैं इसको बताऊँ ना, इसको मैं हिंदी में समझाऊँ, तो हिंदी में समझाऊँ, इसका मतलब होता है स्वांग रचना। पहले हिंदी में समझ लो, स्वांग रचना। पता है जब मैं बहुत छोटा था, मैं गाँव में गया था, मैं बहुत छोटा था ना, मेरे को आज तक भी याद है कि मैं गांव में गया था, तो वहाँ पर जो मौसा जी, मतलब जो हमारे मौसा जी थे, वो कहीं जा रहे थे, एक नाटक मंडली में जा रहे थे, मतलब देखने के लिए नाटक मंडली को। तो कह रहे कि कहाँ जा रहे हैं, कि भाई स्वांग रचता है वो एक आदमी, बहुत बढ़िया स्वांग रचता है, तो उसे देखने जा रहे हैं, बहुत अच्छी एक्टिंग करता है। तो मतलब वो स्वांग, जब मैं भी गया, मुझे भी लेकर गए, तो स्वांग तो मतलब वहाँ पे वो आदमी अपना भेष बदलकर, ऊट पटांग हरकतें कर रहा है वो। तो वहां पे क्या कह रहा है ये कि स्वांग करना, तो इसको हम कह सकते हैं ढोंग करना, ढोंग करना, मतलब नाटक करना। अब अगर इतनी बात समझ में आ गई है ना, अगर इतनी बातें समझ में आ गई, तो इसका मतलब यह कि इंसान जो नाटक कर रहा है, ढोंग कर रहा है ना, और स्वांग रच रहा है, मतलब वो एक्चुअल नहीं है, वो किसी चीज को, मतलब अपनी आइडेंटिटी ना देकर किसी दूसरे की आइडेंटिटी में आ रहा है। तो वो क्या कर रहा है, वो डिस्गाइज कर रहा है। वो क्या कर रहा है, वो डिस्गाइज कर रहा है, मतलब वो डिस्गाइज, भेष बदलना, वो छुप रहा है। तो छुप रहा है मतलब क्या कर रहा है, हाइड कर रहा है, छुपा रहा है। अब इसी का सेंस आएगा, अब समझना इसी का सेंस, जब आप किसी चीज को लपेट देते हो, उसे रैपिंग कहते हैं, रैप, WRAP, उसे कहते हैं ना रैप। तो आप रैप कर रहे हो, मतलब छिपा रहे हो। हम कई बार, मैं जाता था बहुत पहले, मैं ड्यूटी करने जाता था, तो मैं अखबार के अंदर रोटी लपेट कर ले जाता था, प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं ये, तो मैं अखबार के अंदर, तो वहां पर रोटी को मैं छिपा रहा था, तो छिपाने की तो सेंस आ गया, डिसेंबल, डिस्गाइज, हाइड, रैप। तो इसको कह सकते हैं कि भाई कोई चीज सीक्रेट होना। लेकिन यार देखो सिनोनिम तो बन गए, क्या डिसेंबल की जगह आप रैप लगा सकते हो?
क्या डिसेंबल की जगह सीक्रेट लगा सकते हो, सीक्रेट की जगह डिसेंबल? क्या सीक्रेट की जगह डिसगाइज लगा सकते हो या डिसगाइज की जगह हाइड लगा सकते हो? नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं लगा पाओगे। तो लेकिन फिर भी ये सिनोनिम है, फिर भी ये सिनोनिम है, तो क्या ये डुप्लीकेट है, एक दूसरे के स्थान पर नहीं लग सकते। तो ये मीनिंग में सेम है लेकिन सेंस में सेम नहीं है। मीनिंग सेम है, सेंस सेम नहीं है, मीनिंग सेम है। क्लियर हुआ? तो मीनिंग सेम है, सेंस सेम नहीं है। तो अब अगर ये बात समझ में आ गई तो सिनोनिम ढूंढना है। तो ये कहता है डिसएग्री, तो मतलब असहमत होना। तो भैया जी असहमत की बात नहीं कर रहा, वैसे भी डी आई और डी ई जो होता है किसी भी वर्ड का मीनिंग नेगेटिव करने के लिए आता है, डिसएग्री। अच्छा, तो अब ये हाइड हो रहा है तो इसे गायब का सेंस कह सकते हैं। हाँ जी, गायब का सेंस कह सकते हैं। तो हम इसे इनविजिबल कह सकते हैं कि नहीं? बताओ बताओ, इसे इनविजिबल कह सकते हैं कि नहीं? नजर नहीं आ रही, तो इसे जब इनका रैप कर दिया तो चीजें ढक गई, नजर नहीं आ रही हैं। हाइड कर दिया तो चीजें नजर नहीं आ रही, तो वो इनविजिबल हो गई ना चीजें। तो ये सिनोनिम का नजरिया है, ये सिनोनिम का नजरिया है। तो इनका मीनिंग सेम होता है, सेंस सेम नहीं होता। सेंस सेम का मतलब हो जाएगा इसकी जगह ये इस्तेमाल कर लो, इसकी जगह ये इस्तेमाल कर लो। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि भाई रोटी को इनविजिबल कर दो, मैं ऐसे थोड़ी बोलूंगा भाई रोटी को इनविजिबल कर दो। क्या बोलो, रोटी को रैप अप कर दो, लपेट दो, कि मतलब इन्हें छुपा दो। समझ रहे हो कि बात तो समझ में आ रही होगी। हाँ, थैंक यू शशांक बिस, थैंक यू। तो डिसएग्री, शेक मतलब होता है हिलाना, है ना। तो ये क्या कहते हैं, जैसे वो आपने कोई ड्रिंक लिया और उसे हिला दिया, तो शेक करना, शेक करना। तो ये भी नहीं होगा, ये तो शेक करना मतलब ये तो शो हो रहा है तभी तो नजर आ रहा है। इम्पेकेबल, तो बेटा वर्ड का जो आई एम लगकर वर्ड का मीनिंग नेगेटिव हो जाता है, लेकिन इसका मतलब है इम्पेकेबल, मतलब जिसके अंदर कोई गुण, मतलब जिसके अंदर कोई अवगुण ना निकाला जा सके। तो इसको कहते हैं ब्लेमलेस, इसको कह सकते हैं हम इनोसेंट, निर्दोष। इसी को कह देंगे हम गुलिबल, गुलिबल भोला भाला, बढ़िया इंसान, ठीक है ना। ब्लेमलेस, जिसके अंदर मतलब कोई, इसको हम जेन्युइन कह सकते हैं, जेन्युइन इंसान है भाई, जेन्युइन। अभी हम इसके लिए बात कर रहे थे, मतलब इसको इम्पेकेबल, इसको ऑनेस्ट कह सकते हैं। और ऑनेस्ट क्या होता है, इसको अबव बोर्ड कह सकते हैं, इसको अबव बोर्ड कह सकते हैं। इम्पेकेबल मतलब जिसके अंदर आप दोष नहीं निकाल सकते, जिसके अंदर दोष नहीं निकाल सकते। तो दोष नहीं होगा तो चीजें इनोसेंट हो जाएंगी, ब्लेमलेस हो जाएंगी, भाई ऑनेस्ट हो जाएगा, तो चीजों के अंदर भाई सारी चीजों जो उससे रिलेटेड हो जाएंगी सारी, जिसमें दोष नहीं निकाल सकते। बड़ा सीधा साधा भोला भाला, यार कोई गलती नहीं कर सकता, यार ये गलती नहीं कर सकता, गलीबल है ये। तो आंसर हो जाएगा कंसील, डी। तो समझ में आ रहा होगा कि कंसील का मतलब ये होता है छिपाना, कंसील का मीनिंग होता है छिपाना। तो बेटा बात समझ में आ गई होगी। तो यहां पर है ना थोड़ा सा टाइम बिताना बेटा। देखो बात, अभी हम सिनोनिम की बात कर रहे हैं, तो बेटा सिनोनिम की बात कर रहे हैं तो 3 वर्ड होते हैं। तो 3 सिनोनिम आपको मैं समझा दूं। अभी 3 वर्ड होते हैं। एक होता है स्पेंड करना, समझ रहे बात को? एक होता है स्पेंड करना, एक होता है वेस्ट करना, एक होता है इन्वेस्ट करना। ये स्पेंड करना, वेस्ट करना, इन्वेस्ट करना, तो तीनों का मीनिंग मेरे ख्याल से हर किसी को पता है। तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन जो मेरी क्लास होगी ना, अपना टाइम आप है ना, मेरी जो क्लास होगी, माई क्लास, आप टाइम इन्वेस्ट करोगे, ये आगे जाके आपको रिजल्ट देगी। मेरी क्लास में अगर आप टाइम दोगे ना, तो वो टाइम आप स्पेंड नहीं कर रहे हो, वेस्ट नहीं कर रहे हो। मेरी क्लास में आप टाइम स्पेंड या वेस्ट नहीं कर रहे हो, मेरी क्लास में टाइम जो है इन्वेस्ट कर रहे हो। और इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि जो आगे जाके रिजल्ट दे। तो मेरी क्लास किस पर है, किस पर बेस्ड ऑन है? इन्वेस्ट पर। इन्वेस्ट कर रहे हो, अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, वेस्ट या स्पेंड नहीं कर रहे हो। अब ये तीनों सिनोनिम है, लेकिन आपको सबको पता होगा कि स्पेंड की जगह वेस्ट, वेस्ट की जगह इन्वेस्ट नहीं कर सकते। बस दैट्स इट, ज्यादा कुछ नहीं। वैसे तो आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया होगा, फिर भी और कुछ करे नहीं करे, अगर आते हैं तो एक बार लाइक जरूर करें, 2 बार मत कर देना। 2 बार लाइक, ज्यादा अच्छी लगी क्लास की बेटा 2 बार लाइक कर दिया तो फिर तो समझ रहे हो गड़बड़ हो जाएगी। एक ही बार लाइक, कितनी भी अच्छी लग रही है क्लास, एक बार लाइक जरूर करो, ठीक है। तो मिलते हैं बेटा कल की क्लास में 9 से 10 में। तो रोजाना आइए, नॉलेज मिलेगा, बढ़िया मिलेगा, मुझसे इंटरेक्शन रखिए, ठीक है। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।